Hello, everyone, and welcome to the third module of PCS 2024 Prelims Analysis. इससे पहले हम लोग दो सब्जेक्ट्स के प्रीलिम्स का हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ज्योग्राफी। हम इससे पहले हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद मैंने आपको पॉलिटी डिस्कस करके दी थी, और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी ज्योग्राफी। हिस्ट्री वॉज समथिंग कि भाई उसको तो हिस्ट्री बड़ी बेवफा रात को रटी दिन को सफा वाला सिस्टम था हिस्ट्री में। पॉलिटी वॉज कंपैरेटिवली ईजी, मैंने बताया भी था कि इसमें तो एकदम गुलाब जामुन टाइप्स क्वेश्चन आए थे। बट जोग्राफी इज अ कैच दिस टाइम। जोग्राफी उतनी आसान नहीं थी। ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो देखी हुई हैं, जेट स्ट्रीम्स हमने सुना है, बैल्कन्स हमने सुना है, एपेनाइन्स हमने सुना है, पेरेनीज हमने सुना है, बट द एवरीथिंग जहाँ पे ये पूरा गेम चल रहा था दैट वॉज ऑन ट्रिक। दे वर हाईली ट्रिकी क्वेश्चंस। बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की संख्याओं पर। पहला प्रश्न जो आपके सामने था यही सबसे ट्रिकी था। प्रश्न ये दिया हुआ था कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स के आपको ये अभिकथन और कारण दिया हुआ है और बोला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये दूसरे विश्व युद्ध बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब जापान के ऊपर बॉम्ब्स वगैरह डाले जा रहे थे, या बॉम्ब जब उसके एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे अमेरिका के, तब उनको महसूस हुआ कि कुछ तो है जो बल दे रहा है, कुछ हवाएं हैं जो बल लगा रही हैं, और उन्हीं को जेट स्ट्रीम्स का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा है ना इन्होंने पूर्वी, ये जो ईस्टर्ली लिखा है भाई, एकदम गलत। ये बात मैंने आपको क्लास में पढ़ाई भी थी कि यहाँ पर ये कौन से, इन्हें वेस्टर्ली कहा जाता है, ये वेस्ट से चल रही है, यानी कि असर्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग। और जेट स्ट्रीम्स फ्लो विद द स्पीड ऑफ 300 to 500 किलोमीटर पर आवर। जब आपको याद होगा मैंने बोर्ड पे आपको डिजाइन करके भी दिखाया था पूरा, तो बोला था मैंने कि ये टू एंड फ्रो की तरह चलती हैं, और उसके बाद ये 300 to 500 किलोमीटर काफ़ी तेज़ रफ्तार से। और एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि आप जेट स्ट्रीम पर यहाँ बैठोगे तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर आप बड़े आराम से जो है दिल्ली पहुँच जाओगे, 1 घंटे में पहुँच जाओगे। मैंने कहा था जेट स्ट्रीम्स के साथ, हाँ वही चीज़। इसका मतलब ये है कि रीज़न तो सही है, परंतु असर्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए इज़ ट्रू बट सॉरी, ए इज़ फॉल्स पर आर इज़ ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 अगेन। ये सब आप लोगों को मैंने एटलस में मार्क कराया था जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। और अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा था तो इतना आपको पता है कि एल्प्स जो हैं वो यूरोप के सबसे ऊंची श्रेणी है। और आपकी जो बल्गारिया है, बल्गारिया में ही आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी है, बाल्कन पर्वत श्रेणी है। स्पेन और अब स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड में कौन सी हैं आपकी, एल्प्स है। पहले इतना ही मैच कर लो ना भाई, बल्गारिया में बाल्कन, यानी कि सी में 4 मार्क करो, सी में 4 एक ही ऑप्शन है भाई जिसमें सी में 4 है, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत हलवा क्वेश्चन, और मैंने एक क्लास में, जीआईसी की क्लास में, तो मैंने ये प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर में सॉल्व करवाया था, हु बहू सेम क्वेश्चन छाप के उन्होंने दे दिया है। क्वेश्चन था डी, लू। उन्होंने कहा था कि जो लू होती है, उन्होंने कहा था कि जो लू है, अब भाई ये मुझे लगता है किसको नहीं पता होगा कि लू जो है वो पंजाब और बिहार में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। बस डी में 1 मार्क करो। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें डी में 1 है, बाकी तुमको आता हो ना आता हो हमें क्या मतलब, हमको तो खाली बी पे टिक कर आना था, बस एज सिंपल एज दैट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न भी अगर आपने मेरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस बहुत अच्छे से ली हैं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं ये वाला प्रश्न। क्यों? क्योंकि ओटावा कनाडा का कैपिटल है, करेक्ट। डबलिन आयरलैंड का कैपिटल है, बिल्कुल करेक्ट। नाइपदाओ म्यांमार का कैपिटल है, बिल्कुल करेक्ट। पर खारतूम, हो खारतूम कब से इथोपिया का हो गया? इथोपिया का तो होता है अदीस अबाबा, और ये किसका होता है, सूडान का। याद आ गया आप लोगों को? वही है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपका। अब देखो यहाँ पर भी वही एक का आंसर आता है, बाकी 3 आते नहीं आते फर्क नहीं पड़ता, एक का आंसर आता है सारे मैच हो जाएंगे। देखो इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल जो है बच्चों वो यहाँ पे याद करो, मैंने बताया था हरी के बराज बनता है जहाँ पे सतलज और ब्यास नदी का संगम होता है, और यहीं पर ही एक नहर काटी गई है, कहाँ की तरफ, राजस्थान की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पर बागड़ क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हुआ है। और डी में 3, यानी कि डी में 3 सिर्फ एक में ही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी आते हो ना आते हो क्या फर्क पड़ता है हमको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि चावल के संदर्भ में कुछ आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए, इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है भाई। देखो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना डाउटफुल सिचुएशन है।
डाउटफुल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शंस लग रहे हैं जो कि क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। देखो, आइसो हाइट्स दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट ऑफ राइस प्रोडक्शन, ये तो सही है, 100 सेंटीमीटर। पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। तीसरा, स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 टाइम्स इन अ ईयर, बिल्कुल सही है। बंगाल के अंदर 3 बार मतलब चावल उगाया जाता है। परंतु ये जो उन्होंने लिखा है ना, चावल उत्पादन के के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर भाई हमने अभी रिसेंटली चेक किया था, जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें वेस्ट बंगाल दिया हुआ था और उत्तर प्रदेश, उस हिसाब से तो ये गलत हो जाता है। और चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है। ये फैक्ट पे बहुत ज़्यादा जो है विवाद है, डिस्प्यूट है। तो अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से मुझे तो बी आंसर करेक्ट लग रहा है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर। बट लेट्स सी आयोग इस पे कौन सा वाला आंसर देता है। तो भाई हम इसको एस्टेरिस्क से मार्क कर देते हैं क्योंकि ये एक डाउटफुल प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगेन ये भी जो प्रश्न है देखिएगा, ये यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए थे। क्यों? क्योंकि कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, कपास एक खरीफ फसल है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। बच्चे ये कह रहे थे कि मैडम, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। अरे तो भैया कोई बात नहीं ना यार, कोई नहीं, 25 कम कर दिए, कोई नहीं, 50 से 75 तो दे ही रहे हैं ना। उस हिसाब से तो बेटा ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी देखो, मैं तो भगवान हूँ नहीं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। जो आयोग आंसर देगी वही करेक्ट माना जाएगा, पर एज ऑफ नाउ मुझको जो ठीक लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बेटा। अगला प्रश्न भी ट्रिकी था, और ये बात मैंने क्लास में पढ़ाई थी कि सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, वो बढ़ते हुए तापमान के साथ हमेशा क्या करती है, घटती है। इनवर्स रिलेशन होता है बढ़ते तापमान का रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ। अर्थात ये वाक्य, सॉरी, ये वाक्य क्या हो गया, ये वाक्य कथन आपका जो हो गया वो सही हो गया। कारण दिया है, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। अरे भाई जायज सी बात है, जब आपकी धूप बहुत तेज होगी, सूर्य चमक रहा होगा, तो आपका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा यानी कि वायु के अंदर आपके मॉइस्चर के कण काफ़ी ज़्यादा उपस्थित हो जाएंगे, वाष्प के कण उपस्थित हो जाएंगे, और वाष्प के कण ज़्यादा होंगे तो फिर आपकी आर्द्रता बढ़ेगी। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है कि वाष्पीकरण बढ़ेगा तो फिर आपकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। परंतु दोनों वाक्य तो करेक्ट हैं, परंतु जो रीज़न है, कारण है, वो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट होगा, कि इसकी व्याख्या नहीं करता है। ओके, अगेन ये तो भाई देखो, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, बट स्टिल बता देते हैं। हैलोक्लाइन सी वाटर टेम्परेचर, हैलोक्लाइन का मतलब सागरीय जल तापमान होता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सैलिनिटी का होता है। मैंने बताया ना, हेलाइन सैलाइन ये सब एक से मैच होते हैं। तो सैलिनिटी की या लवणता की बात करोगे तो उसको हैलोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन बेटा एयर टेम्परेचर नहीं, बल्कि वाटर, सी वाटर टेम्परेचर को थर्मोक्लाइन कहते हैं। यहाँ पे एयर आ गया तो यहाँ पे ये कैच था। इकोक्लाइन जैव विविधता, यहाँ पे ये गलत है, जैव विविधता नहीं, बल्कि जो ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का जो एक इवोल्यूशन होता है उसको इकोक्लाइन कहा जाता है। हाँ, पिक्नोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी, ये बिल्कुल करेक्ट था, सी वाटर डेंसिटी पिक्नोक्लाइन। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 48। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, यहाँ पे आपने बहुत सारे वर्ड्स तो सुने भी नहीं होंगे, ठीक है, जैसे बता देते कौन से नहीं सुने होंगे आपने। जैसे आपने प्लांटिंग हर्थ नहीं सुना होगा, वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स नहीं सुना होगा, क्रायोफाइट स्टेपे नहीं सुना होगा, बट हाँ कुछ सुना होगा तो ये पुस्ताज घास के मैदान। ये मैंने पुस्ताज घास के मैदान मैंने कराते वक्त बताया था कि पुस्ताज हंगरी में मिलते हैं, यानी कि ढूंढते फिरो भैया डी में 1 का है। देखो मेरा आंसर ना डी वाला छुप गया है, ऑप्शन डी, बट इतना मुझे दिख रहा है कि डी में जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्रायोफाइट, क्रायोफाइट मतलब होता है बहुत 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 ज़्यादा ठंडा, तो बी में 4 ढूंढ लो। अब यहाँ बी में 4 नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन बेटा डी है, मुझसे छुप गया है, आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा हर कीमत पे, ठीक है। बाकी दो नहीं आते, कोई नहीं। अच्छा, क्रायोफाइट कैसे, मैं बता देती हूँ। CRYO, क्रायो। क्रायो का मतलब होता है -178 डिग्री सेल्सियस पर, -178 यानी कि अत्यधिक ठंडा। और क्रायो से मिलता जुलता सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्या? आर्कटिक टुंड्रा। टुंड्रा भी तो बहुत ठंडा होता है, पढ़ाया था मैंने आपको। टॉरिड, टुंड्रा, फ्रिजिड, तो ये टुंड्रा में आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका कि इनमें से एल्यूमिनियम के प्लांट्स कहाँ पे नहीं। देखो, हीराकुड उड़ीसा, कोई भी मूर्ख भी कह देगा, इतना तो पढ़ लिया होगा। फिर बेलगवी कर्नाटक, बेलगाम हो गया, बेलगवी हो गया, ये सब कर्नाटक में। अलपुरम केरला, अगर आपको याद है तो भाई ये पुरम वाले जितने भी हैं ज़्यादातर, अलपुरम, अलपूजा, ये सब केरला में मिलेंगे। मूरी, मूरी बेटा झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो अगर आता था तो वेरी गुड, नहीं आता था तो आप अपना कॉमन गेस से भी इसको करेक्ट कर सकते थे।
ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, ये तो मतलब नॉट हलवा। ओके, लेट्स चेंज द मिठाई, लेट्स कीप इट रसमलाई दिस टाइम। इट वाज अ रसमलाई क्वेश्चन दिस टाइम। व्हाई? क्योंकि सिंपलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, बिल्कुल करेक्ट है। बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, बिल्कुल करेक्ट है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, बिल्कुल करेक्ट है। पिन वैली जम्मू कश्मीर, ना जी ना, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं। अब आप कमेंट में मेरे को लिख के बताएंगे कि पिन वैली कौन से सॉरी राज्य में पड़ता है। देखा, इट वॉज सच अ रसमलाई क्वेश्चन। अगर मैं छोटी क्लास में होती तो मेरे मार्क्स काट लिए जाते, क्योंकि मैं जितनी चीतापोती करती हूँ ना, आई स्वेयर मेरे नंबर नहीं, मुझे नहीं मिलते। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 79। कह रहे हैं हिमालय अभी भी ऊंचा, और अरे भाई मैंने बताया था ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। यंगेस्ट मतलब अभी भी ये बढ़ रहे हैं। मैं क्लास में ये बात हर बार बोलती हूँ, यंगेस्ट मतलब सबसे न्यू, अभी भी ये बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं बताना पड़ेगा क्या? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फिर से समझानी पड़ेगी क्या? क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से निरंतर टकरा रही है, तो फोल्ड्स बन रहे हैं। यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अब अगला प्रश्न भाई घुमावदार प्रश्न था। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं। इतनी तो पता थी कि उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है, बताया था मैंने। सब छोड़ दो। आपने पढ़ा था महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसकी टेल, ओंग, मांड, इब ये सब मैंने पढ़ाई थी, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। अब ये उड़ीसा में बहती है मेनली, और तेल, ओंग, मांड, इब ये सब आके इसमें जुड़ रही हैं। यानी कि इब नदी कहाँ बह रही होगी? उड़ीसा। चलो जरा बी में 3 मैच करते फिर जरा। बी में 3 एक ही ऑप्शन है भाई साहब, बी में 3। और देखो उमरिया भी हमारा डी में बन जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। हमने एक बात तो सीख ली कि हमें सारे आंसर्स आते हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम दो भी आ रहे हैं ना, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का हल निकाल सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि इनको आपको जो है वो पूर्व से पश्चिम की, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर आपको जो है इन्हें अरेंज करना है। कौन कौन से हैं? एक है काराकोरम, एक है हिंदू कुश, एक है पॉन्टिक, और एक है जैग्रोस। अब मैं बता दूं तो जैग्रोस जो आपको मिलेगा वो ईरान और इराक में मिलेगा। पॉन्टिक जो आपको मिलेगा वो आपको तुर्की में, तुर्की जो है आपका, तुर्की जो है वो आपका यूरोप और एशिया दोनों का भाग है। और ईरान और इराक में मिलेगा आपको कौन सा? जैग्रोस। हिंदू कुश जो मिलेगा वो आपको मिलेगा अफगानिस्तान में, और काराकोरम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट सीरीज बनेगा तो पहले तुर्की आएगा, यानी कि पहले पॉन्टिक आएगा। पॉन्टिक के बाद आपका ईरान आएगा, यानी कि जैग्रोस आएगा, यानी कि 2 4, और फिर आएगा आपका हिंदू कुश, यानी कि 3, और फिर आएगा आपका काराकोरम, यानी कि 1। तो ये सी ऑप्शन 2 4 3 1 ये करेक्ट हो गया। लगे हाथ ही आप 85 क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें बोला है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। भाई अंगारा नदी, अमू दरिया, सिर दरिया, ये सारी पढ़ाई है, मेकोंग नदी, लेकिन हमने इनके डायरेक्शंस को इतना डिटेल में नहीं देखा था ना। बट हमको इतना पता है कि मेकोंग नदी कुछ इस तरीके से बहती है और येलो चाइना सी में जाके गिर जाती है। अब जब येलो चाइना सी में जाके गिर रही है तो ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। यानी कि अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये डायरेक्शन हुआ ना, यानी कि साउथ ईस्ट हुआ। और दे क्या रखा है इन्होंने? साउथ वेस्ट, यानी कि यही तो गलत है। मेकोंग ही तो साउथ वेस्ट में नहीं बह रही है, मेकोंग किस में बहती है? साउथ ईस्ट में। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा अब आप लोग। कहाँ जाना चाह रहे हो बेटा? हाँ ठीक है। प्रश्न दिया है कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज दी हैं और उनके ऑयल फील्ड्स दिए हैं, यानी कि तेल के क्षेत्र दिए हैं, और इसमें पूछा गया कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जुबैर इराक में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका जो दहरान है वो सऊदी अरब में है, बिल्कुल ठीक है। दिरहम सऊदी अरेबिया में, मैच कर लेना। हफ्तकेल जो है वो आपका ईरान में है, बिल्कुल सी। पर काशगन, काशगन कुवैत में है? नहीं, काशगन कजाकिस्तान में है। तो कजाकिस्तान में होने के कारण इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके अब देखिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, आपको मैंने बताया था कि आपकी कुछ वेस्टर्लीज बहती हैं और आपकी कुछ ट्रेड विंड्स बहती हैं। ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला, इसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में मैं 1000 बार बता चुकी हूँ कि इसमें शीत ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है शीत ऋतु में। और दूसरा दिया है कि ड्यू टू विंटर सोल्स्टिस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू साउथ। जायज सी बात है ना भाई, विंटर सोल्स्टिस कौन सा होता है? विंटर सोल्स्टिस तब होता है आपका जब आपका जो सूर्य है वो दक्षिण दिशा की ओर जाता है, और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है यानी कि जो प्रेशर बेल्ट है वो भी दक्षिण में ही तो चली जाती जाएंगी। तभी तो आपका ITCZ जो है वो वहाँ चला जाता है और वर्षा वहाँ होती है। मतलब वहाँ वहाँ क्या मतलब? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, तो विंटर सोल्स्टिस मतलब शीतकालीन अयनांत के दौरान जो है वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। अब आप लोग कह रहे हैं वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप मतलब अगर ये वाला एरिया ना यूरोप का, ये जहाँ पे आपका क्या कहते हैं, आपका अंग्रेज अंग्रेज तो सारे होते हैं नहीं, मेनली आपका यूनाइटेड किंगडम है, उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, स्पेन वाला क्षेत्र है, इसको बोलेंगे वेस्टर्न यूरोप। कह रहे हैं वेस्टर्न यूरोप जो है उसको रेनफॉल हर महीने मिलती है। हाँ भाई बिल्कुल सही है। देखो ना, जब जब आपका इंग्लैंड में मैच हो रहे होते विंटर में, वहाँ बारिश हो रही होती है ना, सही बात है। मैच वहाँ देखने वाले तो मुझसे सहमति कर देंगे, अटेंडेंस लगा देना भैया क्रिकेट देखने वाले। वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्ली, तभी हाँ बिल्कुल सही है ना, वेस्टर्ली उधर ही तो बह रही हैं, आप देख लो ना। ट्रेड विंड आपकी ट्रॉपिकल में आ गई और थोड़ा सा आप सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट में चले जाओगे तो वहाँ वेस्टर्ली तो बह रही हैं, तो वेस्टर्ली यानी कि दोनों करेक्ट है। बुद्धि लगाओगे तो करेक्ट कर जाओगे, नहीं लगाओगे तो फिर क्या है, गोचा खा जाओगे। चलो अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न है 89, जिसमें कि कह रहे हैं कि अपर गैंजेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये बोल रहे हैं ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं ना भाई, बरेली वालों सब यही रह रहे हो, और कोई अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बरेली के इतर या यूपी के इतर इस वीडियो को देख रहा है, जो कि नहीं देख रहा होगा, तो कृपया कमेंट करके बता दीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं। ये क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है भाई। केंद्रीय इसका जो है ये आपका यूपी यानी कि वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी है, ये पूरा एरिया जो है ये आपका कहलाया जाता है ऊपरी गंगा का मैदान। भाई ये जो प्रश्न था ना, दिस रीजन हैज मोर देन 130% इरिगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये प्रॉपर यूपीजीके का क्वेश्चन था। और अब भाई यूपी के प्रश्न पूछ रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं, तो मतलब काफ़ी हद तक ये करेक्ट ही कह रहे होंगे, तो इस चक्कर में आप इसका सी का आंसर करेक्ट करेंगे, बाकी आप इंतजार करेंगे आयोग का, आयोग क्या उत्तर देता है इसका। ओके भाई, बहुत देर से हमारे पास जो है रसमलाई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। पॉलिटी में बहुत रसमलाई हलवा गुलाब जामुन क्वेश्चन आए थे। चलो देखते हैं। अब कोई कहेगा कि मैम ये तो बड़ा दिमाग खाओ क्वेश्चन था, लेकिन अगर किसी ने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब मैंने करवाए थे और वो अच्छे से पढ़े होंगे तो उन्हें याद होगा, जब मैं रोहतांग पास करा रही थी आपको, तब मैंने बताया था कि रोहतांग जो है वो 3978 मीटर्स का है। अब 397 का, और डेप्सा मैंने बताया था कि 5360 का है। डेप्सा 5360, रोहतांग 3978। अब देखो ए में 1 और बी में 3 मैच करो, ए में 1 बी में 3 यानी कि सी, ओनली ऑप्शन सी बैठ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि जूट जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, इंडाइजेनस है, बिल्कुल सही है भाई, जूट कोई बाहरी थोड़ी ना लाए थे। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी में जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। भाई देखो, मैं इससे सहमत तो हूँ कि ये खरीफ का फसल है, लेकिन जो इन्होंने मंथ्स दिए हैं सोइंग के और हार्वेस्टिंग के, ये मुझे बहुत अटपटे लग रहे हैं, तो इसके लिए आपको आयोग का आंसर का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वो ये कह दें कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और हो सकता है वो ये कह दें कि बोथ आर करेक्ट, बट दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर कम्स, बट एज ऑफ नाउ मेरे को तो लगता है कि इसमें जो है ऑप्शन बी ज़्यादा ठीक होगा, बट लेट्स सी व्हाट कम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 में देखिएगा, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, तो क्वेश्चन ये दिया है कि विश्व के कुछ देशों में कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रश्न एक दिया है कि स्टेटमेंट एक दिया है कि यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत की कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फलोत्पादन होता है, बिल्कुल सही। ये तो आप जानते हैं ना, भारत में डिस्कशन के दौरान आपने कहा था कि हमारे यहाँ तो खेतों को छोड़ा ही नहीं जाता है, खाली कुछ ना कुछ उसमें लगा ही दिया जाता है। दैट मीन्स सी 1 and 2 आर बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे भाई, अब कह सकती हूँ मैं बहुत आसानी से जो अगले आने वाला ये वाला प्रश्न, और जो इससे पहले निकल गया, आज देखते हैं कब तक करेगा। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत आसान प्रश्न था। देवप्रयाग, देवप्रयाग कौन नहीं जानता होगा कि देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पे अलकनंदा का मिलन किससे होता है, भागीरथी से। और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ अलकनंदा का मिलन होता है मंदाकिनी से। और कर्णप्रयाग, अलकनंदा का मिलन होता है पिंडार से, और तहरी अलकनंदा का होता है भीलगंगा से। ढूंढ लो जरा ए में 2 कहाँ आ रहा है, लो ए में 2 2 जगह आ गया, और जरा देख लो बी में 4 कहाँ आ रहा है, बी में 4 बस एक जगह आ गया, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। वेरी गुड। चलिए स्विच करते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे स्विच करोगे, अगेन रसमलाई क्वेश्चन। एक रसमलाई बना देती हूँ और 3 उस पर पिस्ता डाल देती हूँ आपके लिए। चलिए देखिएगा ज़रा, इसमें आसान है। सिंपलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। नोक्रेक कहाँ पे है, मेघालय में है। अगस्त्य मलाई कहाँ पर है, अगस्त्य मलाई आपको मिल जाएगा आपके केरला के अंदर। और मानस कहाँ मिल जाएगा आपको, असम के अंदर। मैच कर लो भैया, ये मक्खी कहाँ से आ गई बीच में।
आपकी रसमलाई के ऊपर ये मक्खी जाके बैठने वाली है अभी। सिंपली पाल ओडिशा यानी कि ए में 2 देख लो, 2 आ रहे हैं भाई, ए में 2, बी में 4 देख लो, बी में 4, अरे क्या बात है भाई। सी में 1 आ रहा है यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, last question for the geography this year, UPPSC 2024। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास में हजारों बार मैंने कराया है। कोरल ब्लीचिंग, कोरल्स की डेथ क्यों हो रही है? डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कब से भाई? टेम्परेचर डिक्रीज होने से कभी भी कोरल्स की डेथ नहीं हो रही। हैवी मरीन पोल्यूशन, हाँ भाई कह सकते हो, मरीन पोल्यूशन बहुत हो रहा है तो इस वजह से कोरल्स की भी डेथ हो रही है। इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन द कोस्टल रीजन, हाँ ये भी रीजन है कोरल ब्लीचिंग होने का। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज क्या? जब आपका तापमान बढ़ता है तो जूजैंथले पढ़ाए थे मैंने आपको, कोरल रीफ्स पढ़ाई थी, तो ये सब क्या करता है, वो घर छोड़ के चली जाती है और घर सिम्बायजम में रह रहे होते हैं ना ये दोनों, तो परिजीवी संबंध में रह रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है फिर जब तापमान बढ़ता है तो वो कहती है भाई मैं इतने तापमान में काम नहीं कर पाऊंगी, मुझसे इतना खाना नहीं बनेगा गर्मी में, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। तो वो घर छोड़ के चली जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका कोरल कलरफुल कोरल से वाइट कलर का हो जाता है, जिसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। दैट मीन्स हिंद सागर के तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका ज्योग्राफी का आज का डिस्कशन। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें कि हम एक चौथा मॉड्यूल लेकर आएंगे किसी और सब्जेक्ट का। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। वेरी वेरी धन्यवाद। बाय बाय।